25वां लेक्चर बना रहे हैं और आज का एकदम नया टॉपिक। अब यहाँ से पूरा एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा वो हाफ वेव रेक्टिफायर का पूरा ऑपरेशन पढ़ा था। उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर में ब्रिज रेक्टिफायर और सेंटर टैप रेक्टिफायर का पूरा ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ा। अब ऑपरेशन करने के बाद ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा रेक्टिफायर अच्छा है। कौन सा रेक्टिफायर अच्छा है कहने का मतलब, यदि आप बाज़ार में जाएंगे तो हाफ वेव खरीदेंगे, फुल वेव खरीदेंगे। अगर आप फुल वेव में भी दो हैं, सेंटर टैप या ब्रिज, तो कौन सा खरीदेंगे, क्वेश्चन उठ जाएगा। ठीक है, कैसे आप जानते हैं कि कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा है? ठीक है, तो जब तक आप किसी पर्टिकुलर रेक्टिफायर का एनालिसिस नहीं करते हैं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेक्टिफायर अच्छा है। एनालिसिस कहने का मतलब उसका क्या चीज़ में वो अच्छा है, क्या चीज़ में वो बुरा है, सब चीज़ के बारे में जानना। तो हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं आज से हम लोग हर एक रेक्टिफायर का एनालिसिस करेंगे। तो अभी मैं बनाने वाला हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें 2 लेक्चर लग जाएंगे या 3 लेक्चर लग जाएंगे, क्योंकि ये पूरा गणित है, पूरा मैथमेटिक्स है और इसमें पूरा इंटीग्रेशन का यूज़ होगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी को इंटीग्रेशन आता है। इंटीग्रेशन का नॉलेज हर एक स्टूडेंट को इसमें है। ठीक है, तो मैं आपको एनालाइज करने के लिए 6-7 जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 7 नए टर्म्स हैं, इसे हम लोग पैरामीटर्स कहते हैं। पैरामीटर्स का मतलब होता है पैमाना, जिससे हम ये जान सकते हैं कि पर्टिकुलर रेक्टिफायर दूसरे रेक्टिफायर से कितना अच्छा है। करेक्ट। जैसे मान लो इफ़िशियंसी, मैं और एक और मेरा दोस्त खड़ा है यहाँ पर, मेरे काम करने की क्षमता 80% है और मेरे दोस्त के काम करने की क्षमता 90% है। तो आप सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से किसको चुनेंगे? खुद बोलेंगे सर वो आपका जो दोस्त है वो ज़्यादा काम करने की क्षमता रखता है, हम उसको लेके जाएंगे। ठीक है, यानी आपने इफ़िशियंसी कैलकुलेट किया दोनों का, मेरा 80% उसका 90%, तब ना आपको पता चला भाई, है ना। तो यही बात यहाँ पर भी है। दोनों रेक्टिफायर, तीनों रेक्टिफायर का हम लोग एनालिसिस करेंगे, सबका अलग अलग पैरामीटर्स निकालेंगे और तीनों पैरामीटर से एनालाइज करेंगे, यानी तीनों का तुलना करेंगे कि किस मामले में कौन सा रेक्टिफायर अच्छा है। ठीक है, किसी मामले में हाफ वेव अच्छा हो सकता है, किसी मामले में फुल वेव का ब्रिज अच्छा हो सकता है, किसी मामले में सेंटर टैप अच्छा हो सकता है। तो इसके लिए एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम लोगों को 7 पैरामीटर्स निकालने के लिए कहा गया है। एक एक करके पैरामीटर्स पढ़ दूं। एक का नाम है एवरेज वैल्यू, या इसी को डीसी वैल्यू भी कहा जाता है। एवरेज वैल्यू या क्या कहा जाता है? डीसी वैल्यू। ठीक है, क्या होता है वो तो मैं इस पे आऊँगा, स्पेशल इस पे बात करूँगा तो बताऊँगा। आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर याद रहेगा, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या इसको एसी वैल्यू भी कहा जाता है। ओके, इफिशिएंसी जानते हैं, कार्य करने की क्षमता हाफ वेव रेक्टिफायर की कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है। रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर क्या होता है वो भी सीखेंगे। इससे भी हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बता सकते हैं कि अच्छा है या बुरा है। पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज, अरे फुल फॉर्म पीक इनवर्स वोल्टेज। बोले भी थे कि पीछे एक बार आया है पीक इनवर्स वोल्टेज, कहीं टर्म आया था, मैंने बोला था कि रेक्टिफायर में जाऊंगा तो बताऊंगा, और अब समय आ गया कि मैं यहाँ पर पीक इनवर्स वोल्टेज को एक्सप्लेन करूँ, कैलकुलेट करके दिखाऊं। रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रिपल क्या होता है? रिपल जानेंगे नहीं तब तक रिपल फ्रीक्वेंसी कैसे जानिएगा, तो रिपल फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएंगे। और ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, फिर से सुनिएगा, TUF, टफ बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, बट इसका फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, बहुत बार बोला मैंने, अच्छे से इसका फुल फॉर्म आया, लेकिन जब इस पे आएंगे तो फिर से इसका फुल फॉर्म भी लिखेंगे और इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है या ये क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। तो आपने देखा कि, ठीक है, आपने देखा कि एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट एक एक करके, ढेर सारे टर्म्स है, इनसे एक एक करके मैं सबके बारे में बताने जा रहा हूँ। होता क्या है पहले वो जानेंगे, और ठीक है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जानेंगे। ऐसे होता क्या है यहाँ पर हमको नहीं बताना है, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा बता दूंगा तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। हमको सिर्फ यहाँ कैलकुलेट करना होता है। ऐसे इस टर्म को, जितना भी यहाँ टर्म आ रहा है, ये सारे के सारे टर्म आपको इलेक्ट्रिकल के राजीव सर भी एक्सप्लेन करेंगे। उनको एक चैप्टर पढ़ाना है एसी फंडामेंटल, एसी। तो एसी जब पढ़ाएंगे तो सब के सब फिर से मिलने वाला है। करेक्ट, तो वो बेहतर समझाएंगे। लेकिन मैं पर्टिकुलरली अभी क्योंकि आप इन सब शब्दों को नहीं जानते हैं,
तो मैं थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा। सबसे पहला टर्म मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसका नाम है एवरेज वैल्यू, ठीक है। लेकिन एवरेज वैल्यू में जानने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स को समझा दूं, ठीक है। मैं बेसिक टर्म्स क्या, अच्छा चलिए लिख ही देते हैं पहले नाम से। सबसे पहले एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, और इसी को क्या बोलते हैं, डीसी वैल्यू ऑफ HWR। मतलब क्या हुआ, हाफ वेव रेक्टिफायर का एसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। कौन से रेक्टिफायर का, हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू या, ठीक है, डीसी वैल्यू। सबसे पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे सर एवरेज वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, इस पे मैं समय दे रहा हूँ 10 मिनट 5 मिनट जो भी समय लगे। अब मैं ये एवरेज वैल्यू एक बार समझा दूंगा तो फुल वेव रेक्टिफायर में भी एवरेज वैल्यू आएगा, वहां पर मैं एवरेज वैल्यू समझाऊंगा ही नहीं, एकदम तेजी से भागूंगा। इसलिए अभी अच्छे से समझना है, बार बार जितनी बार एवरेज वैल्यू आएगा उतनी बार डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं, एक ही बार डेफिनेशन से आपको समझना है एवरेज वैल्यू क्या होता है। खैर एवरेज वैल्यू जानने से पहले हम आपको याद दिला दें हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका नाम है HWR। याद आया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, HWR। और HWR में आप जो सिग्नल देते हैं, ठीक है, याद है आपको सिग्नल, इस तरह का सिग्नल आप प्रोवाइड करते हैं। ये टाइम अक्ष और ये करंट अक्ष, ठीक है, ये टाइम अक्ष या करंट, या किसी किसी में वोल्टेज भी लिया जाता है। क्या है इसका सबके बारे में बात करेंगे, करंट या वोल्टेज दोनों लेना है। तो यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर के अकॉर्डिंग ये टाइम अक्ष होता है, यहाँ से ऐसे फिर गायब रहता है, फिर यहाँ से ऐसे फिर गायब रहता है, फिर यहाँ से ऐसे, इस तरीके से आपके पास मिलता है। यहाँ पर भी वोल्टेज या करंट में से कोई, ये पहले करंट है तो करंट दे दीजिए, करंट या वोल्टेज में से कोई एक रहता है, ठीक है। तो ये आपके पास आया था, ऐसा सर्किट्स आपको याद होगा, हम इसी के एनालिसिस करने वाले हैं। यानी ये रेक्टिफायर का पल्सेटिंग डीसी आउटपुट है, हमको आउटपुट का एनालिसिस करना है। इनपुट तो दे ही रहे थे जी, तो इनपुट का एनालिसिस क्यों करेंगे, रेक्टिफायर का एनालिसिस करना है, मतलब रेक्टिफायर के द्वारा दिए गए आउटपुट का एनालिसिस करना है। तो रेक्टिफायर के द्वारा दिया गया आउटपुट ये है, तो इसका एनालिसिस करना है, यानी इसी का हमको एवरेज वैल्यू निकालना है, या इसी को डीसी वैल्यू कहते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एवरेज वैल्यू कैसे निकलता है, ठीक है, वो निकालने जा रहा हूँ एवरेज वैल्यू। लेकिन सबसे पहले मैं एवरेज वैल्यू का डेफिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है, एवरेज वैल्यू का डेफिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। एवरेज वैल्यू या इसी को किसी किसी किताब में कहा जाता है डीसी वैल्यू, एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू। एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू क्या होता है मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपके सामने एक डेफिनेशन लिखा मैंने 3-4 लाइन का डेफिनेशन। क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी, एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू, इसका दो नाम है, एवरेज वैल्यू या कौन सा, डीसी वैल्यू। एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू, देखिए एवरेज वैल्यू या इसी को क्या बोलते हैं, डीसी वैल्यू। किसी भी एसी में निकाला जाता है, ये डीसी में नहीं निकाला जाता है। एक लड़का बोला क्यों सर डीसी में क्यों नहीं निकलता है, तो डीसी में एवरेज कब निकालते हैं आप, ठीक। तो एवरेज कब निकालते हैं वो सुनिए। एवरेज का हिंदी हम लोग को बचपन में सिखाया गया था औसत, ठीक है, किसका, एवरेज का हिंदी में औसत हम लोग पढ़ते थे। तो औसत क्यों निकालते थे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, डीसी का एवरेज क्यों नहीं निकलता है। तो एवरेज का मतलब तब होता है, जैसे एग्जाम्पल मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लिया आपको पापा फर्स्ट डे, पहला दिन, ठीक है, 5 रुपया पॉकेट मनी दिए, 5 रुपया मिला चॉकलेट खाने के लिए। दूसरा दिन 10 रुपया मिला, तीसरा दिन 15 रुपया मिला, चौथा दिन फिर 5 रुपया मिला, छठा दिन 18 रुपया मिला, सातवां दिन 2 रुपया मिला, 8वां दिन आपको 4 रुपया मिला। तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, कुल मिलाकर 7 दिन यानी एक सप्ताह में ये पॉकेट मनी मिला। यदि मैं आपसे 8वें दिन पूछूंगा कि अच्छा एक बात बताओ, पापा तुमको कितना पॉकेट मनी देते हैं खर्च के लिए, करेक्ट, आपको पापा कितना पॉकेट मनी देते हैं खर्च के लिए, यानी चॉकलेट खाने के लिए कुछ मिलता है, कितना मिलता है एक दिन में, एक दिन में कितना मिलता है अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप किसका जवाब देंगे, इसका, 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 इसका या इसका, कौन सा जवाब देंगे, ठीक है, नहीं जवाब दे पाएंगे। फाइनली आप दिमाग लगाएंगे, अरे सर हर दिन तो अलग अलग दे रहे तो हम किसका जवाब दें।
तो आप क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में औसत निकाल देते हैं। चलो छोड़ो, एवरेज निकाल देते हैं। आज 3 रुपया, कल 2 रुपया और परसों दिन 1 रुपया, सबको जोड़ो, 3 दिन का भागा दो, लगभग लोग पर डे में इतना रुपया हमको मिलता है, इतना रुपया हमको पॉकेट मनी के रूप में मिलता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, औसत कहाँ निकाला जाता है और क्यों निकाला जाता है उसका जवाब। ठीक है, मान लिया सचिन तेंदुलकर, ठीक है, नाम तो सुने ही होंगे, बहुत फेमस नाम है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर पहला मैच खेला, उसने 100 सेंचुरी बना लिया। दूसरा मैच खेला, डबल सेंचुरी बना लिया। तीसरा मैच खेला, 0 रन पे आउट हो गया। चौथा मैच खेला 10 रन पे। पांचवा मैच खेला 50 रन पे आउट हुआ। अब बताइए, इसने टोटल 5 मैच खेले, ये बताइए कि सचिन तेंदुलकर एक मैच में कितना रन बनाता है। क्वेश्चन आ गया। अरे भाई, अलग अलग मैच में अलग अलग रन बना रहा है, तो एक मैच में कितना रन बनाएगा, किसको लीजिएगा, 0 वाला कि 10 वाला कि 50 वाला कि 200 वाला कि 100 वाला। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे बता देंगे, अलग अलग दिन रन, अलग अलग मैच में अलग अलग रन बना रहा है, तो ऐसे कैसे बता देंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अरे भाई इसका एवरेज निकालना होगा। और बोलते हैं ना, इसका एवरेज, जैसे अभी सचिन तेंदुलकर का एवरेज 55 है, तो यानी 55 रन पर मैच वो बनाता है, सबको जितना मैच खेला है उसका एवरेज निकाला गया है। तो एवरेज की जरूरत पड़ती है, कहाँ जरूरत पड़ती है एवरेज की, सुनिए, जब वैल्यू, ठीक है, हर एक समय पर बढ़ते घटते रहता है। ठीक है, सुनिए, जब वैल्यू बढ़ते घटते रहता है, जब मैग्नीट्यूड का मान बढ़ते घटते रहता है, ठीक है, उस समय हम लोग उसका कैलकुलेशन करने के लिए एवरेज वैल्यू निकालते हैं। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा हम लोग को कि एग्जैक्टली कितना गया उसमें, या कितना सचिन तेंदुलकर रन बनाया, या कितना मतलब कैसे रन बना रहा है, या कैसे आपको पैसा मिल रहा है, या अगर मैं सर्किट की बात करूं तो कितना करंट जा रहा है, हम लोग को पता नहीं चलेगा। इसके लिए एवरेज निकालना जरूरी है। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पर। ये तो मैं 2-3 एग्जाम्पल दिया जिसमें कि औसत क्यों और कहाँ निकालते वो मैंने बताया। ये हटाइए, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को औसत अभी नहीं पढ़ना। हम लोग को औसत का शब्द आया इसलिए मैंने औसत पे जिक्र किया और औसत का पूरा बात आपको समझाया कि औसत आप निकालते क्यों हैं। ठीक है, अब यहाँ 2 क्वेश्चन, एसी का एवरेज निकालते हैं, डीसी का नहीं। तो भाई डीसी का काहे के लिए एवरेज निकालेंगे, डीसी तो हर सेकेंड एकदम फिक्स वैल्यू देता है। डीसी हर सेकेंड फिक्स वैल्यू देता है। आपको याद होगा डीसी का ग्राफ कैसा होता है, एकदम फिक्स वैल्यू होता है। सर तो इसका एवरेज कहाँ निकाल, एवरेज मान लेते हैं, एक पहला दिन 10 रुपया, दूसरा दिन 10 रुपया, तीसरा दिन 10 रुपया, चौथा दिन 10 रुपया। अरे भाई हर दिन तो 10-10-10 4 को जोड़िएगा तो 40/4, तो एक दिन में कितना 10 रुपया। कहाँ इसमें चेंज हो रहा है इसका एवरेज, नहीं ना चेंज हो रहा है। यानी कि डीसी का एवरेज फिक्स रहता है, डीसी का एवरेज निकालने का जरूरत कहाँ है हमको, एसी का ही एवरेज निकलता है। ये क्वेश्चन का जवाब हुआ कि डीसी का एवरेज हम लोग नहीं निकालते हैं, क्योंकि उसका हर समय मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो किसका एवरेज निकालते हैं, एसी का, ठीक है, या पल्सेटिंग डीसी का, एसी का या पल्सेटिंग डीसी का, क्योंकि उसमें भी मैग्नीट्यूड चेंज होते रहता है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसलिए इसमें एवरेज वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी। अब आते हैं एवरेज वैल्यू क्या होता है, ये समझने की कोशिश है। यहाँ से नहीं, इतना से तो हो गया कि एवरेज क्यों निकालते हैं, किसका निकालते हैं, डीसी का नहीं एसी का। क्या होता है एवरेज वैल्यू, अब यहाँ से आते हैं। ओके, डिफाइंड देखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द, इज डिफाइंड मैंने परिभाषित किया जाता है, इक्विवेलेंट डायरेक्ट करंट विच इज ट्रांसफॉर्म द सेम चार्ज एज ट्रांसफर्ड बाय अल्टरनेटिंग करंट। इतना सारा लाइन को पढ़ने के बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फोटो देखिएगा समझ में आएगा। मान लिया मैंने एक कोई बल्ब जलाया, ठीक है, और इसमें डीसी वैल्यू दिया कितना 10 वोल्ट का, और यहाँ 10 ओम का, करेक्ट, 10 वोल्ट का 10 ओम का। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, Q, ये तो करंट गया, चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, Q चार्ज बराबर व्हाट, चार्ज, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। अभी क्या दिया डीसी, ये क्या है जी डीसी, डीसी में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, सेम चार्ज ट्रांसफर, इतना ही चार्ज ट्रांसफर एसी में भी होना चाहिए। तो एसी में कैसे होगा सर, एसी में तो मैग्नीट्यूड आपका बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो आपको क्या करना है कि इसमें जितना चार्ज इसमें ट्रांसफर हुआ, जितना 10 वोल्ट का, उतना ही इसमें भी ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है, और उसी को हम लोग एवरेज वैल्यू कहते हैं। सेम चार्ज, क्या लिखा पड़ेगा, चार्ज, यहाँ पर वर्ड को पकड़िएगा, सेम चार्ज, इस वर्ड्स को पकड़ना है, ठीक है, क्योंकि आरएमएस एक और आने वाला है, आरएमएस वैल्यू आने वाला है दूसरा, उसमें भी इसी तरह का डेफिनेशन होगा। इसमें हम सेम हीट का बात करेंगे, हीट अलग है और चार्ज अलग है,
ठीक, चार्ज के द्वारा धारा प्रवाहित पता चलता है और हीट के द्वारा कितना वोल्टेज खर्च हुआ यानी I²R पता चलता है। तो खैर RMS अभी नहीं पढ़ रहे इसलिए हीट पे मत जाइए, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या चीज़, चार्ज। कितना चार्ज, तो इसमें जितना चार्ज खर्च होगा AC में भी उतना ही चार्ज खर्च करना है। तो अंतर क्या हुआ सर, तो अरे भाई इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू वेरिएबल होता है, आप ऐसे ले लीजिए या ऐसा ले लीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसमें भी करंट कभी ज़्यादा हुआ कभी कम हुआ, लेकिन फाइनली चार्ज का जो वैल्यू यहाँ कैलकुलेट होगा, अरे कभी ज़्यादा हुआ कि नहीं, 1 सेकंड में इतना हुआ, 2 सेकंड में सबसे ज़्यादा हुआ, 3 सेकंड में कम हुआ, 4 सेकंड में 0 हुआ, हर सेकंड कम ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ जो वैल्यू जोड़ेंगे, माने जितना सेकंड के लिए इसमें चार्ज फ्लो किया उतना ही सेकंड इसमें लेंगे तो दोनों का मान बराबर होगा, इसीलिए एवरेज निकाला जाता है, ठीक है, दोनों का मान बराबर होगा। तो ऐसे कैसे पता चलेगा, तो एवरेज निकालिएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू या DC वैल्यू। फिर से एक बार बोल रहे हैं, हो सकता है कि मेरा यहाँ पर DC समझाना नहीं है, DC एवरेज वैल्यू समझाना नहीं है, मेरा काम एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, मेरा ये टॉपिक है। लेकिन फिलहाल आ चुका है तो इसको समझाना राजीव सर का काम है और राजीव सर बखूबी समझाएंगे भी और वो अपने टॉपिक पे आएंगे तो अच्छे से एवरेज वैल्यू को बताएंगे भी। फिलहाल मैंने आपके पास बताया कि DC में जितना चार्ज फ्लो करेगा, DC तो कांस्टेंट है, जितना चार्ज फ्लो करेगा, मान लिया 1 सेकंड के लिए मैंने फ्लो किया और 500 कूलम्ब फ्लो किया, तो यहाँ पर भी हम लोग 1 सेकंड तक में वैसा साइकिल लेंगे या वैसा AC वैल्यू लेंगे कि इसमें 500 कूलम्ब आ जाए, 500 कूलम्ब आ जाए, कभी थोड़ा ज़्यादा कभी थोड़ा कम मिला के सब वो जोड़ जाड़ के एवरेज निकाल के 500 कूलम्ब आ जाए, सेम चार्ज आ जाएगा तो 500 कूलम्ब इसमें भी, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू का डेफिनेशन अभी आप साइड में कॉपी के साइड में लिख लीजिए, क्योंकि जब आप हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे होंगे तो इसको डिफाइन नहीं करना है, एवरेज वैल्यू क्या होता है वो डिफाइन नहीं करना है हमको। एवरेज वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट का कैसे निकाला जाता है वो सीखना है, वो हमारा काम है। ऐसे एवरेज वैल्यू कहाँ मिलेगा, आपके नेटवर्क सर्किट के AC चैप्टर में, इसी सेमेस्टर में AC फंडामेंटल चैप्टर में मिलेगा। तो फिलहाल इसको आप कॉपी के जैसे मैंने कॉर्नर में नोट किया है वैसे आप नोट डाउन कर लीजिए, काम आएगा, ठीक है, उस समय समझने के लिए कि जब अब राजीव सर समझाएंगे उस समय आप इसको आराम से समझ पाएंगे। एक बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, राजीव सर इस समय से बेहतर समझाएंगे। चलिए, तो एवरेज वैल्यू नोट कीजिए और हम लोग अब टॉपिक पे आते हैं, दैट्स एवरेज वैल्यू कैसे निकलता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बनाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत धीरे धीरे जा रहा है। आज का लेक्चर इसलिए धीरे जा रहा है क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत छोटी छोटी बातें छिपी हुई हैं, और अगर आज के लेक्चर्स को आप समझते हैं तो इसके बाद जो मैं तेज़ी पकड़ूंगा, स्पीड पकड़ूंगा, वो इस तरीके से होगा जैसे छलांग लगाना होता है, मेंढक छलांग लगाता है ना, वैसे, ठीक है। आप देखिएगा कैसे छलांग लगाऊंगा। तो फिलहाल पहले आप समझ तो जाएं, उसके बाद ही तो छलांग लगाएंगे। तो चलिए, तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ठीक है, कुछ मैथ्स की बातें, सम, ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है, सम एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है, कुछ मैथ्स की बातें। चलिए आपसे पूछूं, यदि पूछूं कि भाई ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, ठीक, ऊपर मान लिया y है और ये x है, ठीक है। तो आपको अगर मैथ वाले टीचर से पूछा जाए ये ग्राफ क्या चीज़ का है, ठीक है, किसका ग्राफ है, तो एक लड़का तुरंत दिमाग लगाया, बोला सर y बराबर, ये y अक्ष को y लिख दिया बराबर x अक्ष में ये है और ये बोला ये साइन है सर, याद कीजिए क्या है, साइन। बोला कैसे पता चला, तो बोला मैथ के टीचर हमको बताए हैं y बराबर साइन x का ग्राफ है, ठीक है। उस लड़के ने कहीं गलत नहीं बताया, उस स्टूडेंट ने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा है, एकदम सही आपने बताया कि सर एकदम y बराबर साइन x ग्राफ है। कभी सोचा y बराबर साइन x क्यों हुआ, ठीक है। एक लड़का बोला अच्छा ठीक है y बराबर साइन 2x बनाओ तो कैसे होता है, ये भी तो होता है, कभी ये भी तो सुना था, ठीक है। तो इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब इसको समझाने की कोशिश को अच्छे से समझिए, एग्जैक्टली मैं इसको रहने देता हूँ, उसके बाद मैं पूरा डिटेल समझाने जा रहा हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये देखिए, मेरे पास एक ग्राफ ले रहा हूँ, ऐसे ये ग्राफ है मेरे पास, करेक्ट, और ये वाला ग्राफ में मैं आई लिख रहा हूँ, क्या लिखा, आई। अरे आई की जगह पर यहाँ वाई है, बस सिंपल सा बात है, नाम बदला है और कुछ भी नहीं। और ये वाला ग्राफ
ओमेगा टी कहलाता है या टी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओमेगा टी। एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़ेंगे आप आगे चल के, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक को आप एम्पलीट्यूड कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, आयाम। ठीक, याद आ रहा होगा। हाँ सर, याद आ रहा है, धीरे धीरे सब याद आ रहा होगा। चलिए, तो इसका ग्राफ आप क्या लिखेंगे? जैसे y बराबर साइन x लिखते हैं, ठीक है, वैसे ही इसका ग्राफ क्या लिखते हैं? एग्जैक्टली ग्राफ ऐसे होता है, y बराबर, ये एम्पलीट्यूड पहले लिखा जाता है a, ठीक है, और उसके बाद ये ग्राफ साइन का है, साइन, और क्योंकि यहाँ x था तो आप x डाले थे, यहाँ ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी डालेंगे। a साइन ओमेगा टी, ये सही है। सर ई कैसे चला गए हैं? यहाँ ए नहीं डाले आप, तो आपको बता दो जो साधारण हम लोग यूज करते हैं उसमें यहाँ से आयाम का मान साइन के लिए, जनरली साइन के लिए 1 लिया जाता है, साइन के लिए 1 लिया जाता है। यहाँ पर क्या लेते हैं? साइन के लिए 1, याद रखिएगा। साधारण भाषा में यदि ए का मान 2 ले लिया सर, 3 ले लिया, तो यहाँ 3 साइन ओमेगा टी होगा, 4 साइन ओमेगा टी होगा, 5 साइन ओमेगा टी होगा। यदि मैं इसका मान देखिए, यहाँ से ऊपर वाला मान यहाँ से यहाँ तक Im लिख दिया, अरे Im मतलब करंट मैक्सिमम, इससे ऊपर करंट का ग्राफ है तो करंट मैक्सिमम इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। अरे करंट है ना ये, देखिए तो ये ग्राफ किसका है? करंट है, तो ये करंट अधिकतम करंट यहीं तक गया, इसलिए इसका नाम Im मतलब मैक्सिमम करंट मैंने दिया। तो इसमें लिखेंगे, यहाँ देखिए ए रहने दीजिए, y बराबर Im साइन ओमेगा टी। अरे ग्राफ समझे या पहले? इसको भी आप साइड कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कॉर्नर में एकदम कॉपी के साइड में, ठीक है, ये काम आने वाला है, ठीक है। अब हम जब भी अब आगे पढ़ाएंगे तो हम आपको ये नहीं बताएंगे कि ये जो ग्राफ है ये गुंबद वाला ग्राफ साइन का होता है और उसमें बार बार यूज करेंगे Im साइन ओमेगा टी। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में दौड़ रहा होगा, अरे ये वोल्टेज होता तो इसे Vm कहते और तो इक्वेशन होता Vm साइन ओमेगा टी। बस सिंपल सा बात है, Vm साइन ओमेगा टी होता, क्योंकि अभी एम्पलीट्यूड 1 इसके लिए है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड थोड़ी तो पता है, इसीलिए Im लिखे। यहाँ पर 1 है इसलिए 1 छिपा है जी, देखो ना यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर 1 छिपा है। 1 गुना साइन x लिखेंगे तो साइन x ही होगा हमारा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग को 1 छिपा हुआ है। यहाँ पर 1 नहीं छिपा है, Im है, Im का मान क्या होगा ये पता नहीं है, इसलिए Im हमको मेंशन करना पड़ता है। तो इक्वेशन पता चल गया, ऐसा कर्व कहीं भी गुंबद जैसा कर्व रहेगा उसका इक्वेशन होगा Im साइन ओमेगा टी, यदि ये Im होगा तो, यानी यहाँ से यहाँ तक जो मान रहेगा वो पहले और साइन ओमेगा टी यहाँ जो रहेगा वो बाद में इधर। यहाँ तक क्लियर? अब रफ कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कैलकुलेशन के रास्ते पर दौड़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, इसको आप नोट डाउन किए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग का सिलेबस स्टार्ट होता है, कहने का मतलब अब हम आपका, ठीक है, क्या निकालने जा रहे हैं? एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, जो कि हेडिंग डाला हुआ है, ठीक है। तो इसके आउटपुट का कैलकुलेशन होता है। चलिए तो आउटपुट को लेके आते हैं, ठीक है। आउटपुट कैसा है? एकदम बड़ा बड़ा बना रहे हैं, देखिएगा ऐसे, देखिएगा यहाँ से ऐसे, नहीं नीचे नहीं है जी, ठीक है, देखिएगा नीचे नहीं है, ऐसा नहीं कि नीचे ही बना दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है, फिर ऐसे है, फिर यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है, फिर ऐसे है, और इसका ग्राफ का नाम है, इधर नाम दिया जाता है ओमेगा टी। क्या नाम दिया जाता है? और इधर नाम दिया गया करंट। क्या नाम दिया गया? करंट। इसका जो ऊंची चोटी है ये वाला, जिसे एवरेस्ट की चोटी बोल रहे हैं आप, इसका नाम है Im। क्या है? Im, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? Im। इसी को तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं आप। अच्छा, इसका इक्वेशन कोई पूछेगा आज के बाद तो आप इधर वाला अक्ष कौन है? I, यानी यहाँ से लिख सकते हैं Im साइन ओमेगा टी। हाँ जी, अभी सिखाए हैं Im साइन ओमेगा टी, यानी जहाँ भी गुंबद जैसा आकृति दिखाई देगा उसे Im साइन ओमेगा टी बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर? आइए एवरेज वैल्यू कैसे निकलता है, ये तो हो गया सिंपल सा बात। आइए इसमें कुछ और बातों को बता दूं। ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, ये 4 पाई होता है, और एंड सो ऑन ऐसे चलते चला जाता है।
इसका बहुत यूज होता है, बहुत काम होता है, आगे चल के इस पे भी बात करेंगे। पहला वाला जो बता रहा हूँ ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है, जाएगा धीरे धीरे जाएगा, एक हो सकता है इसी में एक लेक्चर चला जाए, लेकिन जिस दिन ये समझ जाइएगा पहले तो दूसरा तीसरा बहुत तेज़ी से निकलेगा। आइए, एवरेज। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला बताइए। तो एक लड़के से मैंने हिंदी में औसत पूछा क्या होता है, तो बोला सभी संख्याओं का जोड़ बटा कुल संख्या। ठीक है, क्या बोला, सभी संख्याओं का जोड़ बटा कुल संख्या। लेकिन ये तो साधारण 8वां क्लास में औसत पढ़े थे, वो हम लोग को बताया। लेकिन यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ बटा कुल संख्या निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, अभी तो और आगे निकलेगा ये। ठीक है, मेरा बात ध्यान से सुनिए। कितना दूर को जोड़ेंगे सर, ये तो लंबा कंटिन्यू चल रहा है, इतना दूर जोड़ेंगे तो ये रोने लगेगा, बोले सर मेरा क्यों छोड़ दिए, फिर इसको ले तो ये बोलेगा मेरे को क्यों छोड़ दिए, ऐसा कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टेंशन हो गया, कितना दूर लिया जाए, कहाँ तक लिया जाए। ठीक है, तब आप आगे सुनिएगा। हम लोग आवर्तकाल नाम का एक शब्द पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आवर्तकाल। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, अगर कोई चीज़ एक निश्चित समय में अपने काम को दोहराए, ठीक है, वो निश्चित समय आवर्तकाल कहलाता है। जैसे मैं यहाँ से, ठीक है, कहीं गया पर्टिकुलर ए पोजीशन पर 10 मिनट में, फिर आया गया, मैं दोहरा रहा हूँ सेम टाइम समय पर। ठीक है, टाइम भी उतना ही लगा, दूरी भी उतना ही है, एक ही काम को बार बार कर रहा हूँ, देन दैट टाइम मेरा टाइम पीरियड 10 सेकेंड होगा। ओके, आइए अब यहाँ पर भी देखिएगा, ये देखिए गुंबद बना, अरे गुंबद बना, देखो पहाड़, उसके बाद ये मैदान बना, ठीक, फिर पहाड़ बन रहा है। अरे तो ये वैसे ही बन रहा है जैसे यहाँ पर है। इसका मतलब यहाँ तक अगर आप देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, सर बार बार एक ही चीज़ दिख रहा है। यहाँ से देखो तो, यहाँ से इधर को देखो गौर से इधर, और यहाँ से देख के, ठीक है, यहाँ से देखो यहाँ तक और यहाँ तक, देखो दोनों सेम दिख रहा होगा, ये वाला आकृति और ये वाला आकृति सेम दिख रहा है। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक होगा, इसे टाइम पीरियड कैपिटल टी कहते हैं। यही तो हमको कितना दूर का कैलकुलेशन करना है, एक टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करना है। क्यों, क्योंकि एक टाइम पीरियड का जो कैलकुलेशन हो जाएगा बाकी सब का भी तो वही होगा सर, सेम टू सेम, क्योंकि सेम ही तो दिख रहा है इतना दूर, फिर सेम दिख रहा है, तो हम सबका क्यों करने जाएं, एक टाइम पीरियड का करेंगे, बाकी हो गया मेरा काम। ठीक है, तो कितना दूर का कैलकुलेशन होता है, एक टाइम पीरियड का कैलकुलेशन होता है। बहुत धीरे धीरे और अच्छे से बारीक बातों को ध्यान रखते हुए बता रहा हूँ। ठीक है, और भी डाउट्स होगा, उम्मीद है डाउट्स होगा, मेरे को मालूम है, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है, डाउट्स तो आना ही आना है। अब जो भी डाउट्स होगा आप पूछते जाइएगा, मेरे को जितना हो पा रहा है मैं हर एक डाउट्स को क्लियर करते जा रहा हूँ। फिर भी ठीक है, उम्मीद है डाउट होगा तो आप उसको बताइएगा, हम उसको क्लियर करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कितना दूर का कैलकुलेशन करते हैं, एक टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करते हैं। क्यों एक टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करते हैं, पता चल गया, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम सबका क्यों निकालने जाएं, एक का पूरा एनालिसिस कर देंगे, बाकी सबका भी वही होगा, बढ़ेगा घटेगा थोड़ी जी, क्योंकि चेंज कहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक वही हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक वही हो रहा है, तो एक टाइम पीरियड का कैलकुलेशन कर देना है। करेक्ट, चलिए तो यहाँ तक हो गया। अब आपको एवरेज वैल्यू हम निकालने के लिए ले जा रहे हैं। ठीक है, एवरेज वैल्यू ध्यान से सुनेंगे। एवरेज का फॉर्मूला हिंदी में अगर हम बात करें तो एवरेज औसत कैसे निकाला जाता है, सभी संख्याओं का जोड़ बटा कुल संख्या। अरे क्या बोले, सभी संख्याओं का जोड़ बटा कुल संख्या। ठीक है, तो इसको देखिएगा अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी संख्याओं का जोड़, तो यहाँ संख्या कहाँ है सर, लेकिन इतना तो है, दूरी तो है ना सर, यहाँ से यहाँ तक इतना ही ना टाइम पीरियड है, तो इतना से इतना तक का जोड़ बटा कुल संख्या का मतलब उसका दूरी। अरे यहाँ से यहाँ तक का पूरा जोड़, जो भी मान आएगा उसका जोड़ बटा कुल संख्या क्या है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए समेसन लगाते हैं, अरे औसत निकालना है, AVG एवरेज निकालना है, याद है। अरे इसका मान, इसको क्या साइन देते हैं, समेसन का साइन देते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है सर, 0 से लेकर कहाँ तक, 2 पाई तक जोड़ना है। पहले सभी संख्याओं को जोड़िएगा तब ना, तो समेसन लगा दिए, 0 से लेके कहाँ तक, 2 पाई तक हो गया।
जीरो से लेके 2 पाई तक जोड़ दिए, जीरो से लेके 2 पाई तक जोड़े, किसको जोड़े सर, यहाँ से यहाँ तक का कुछ इक्वेशन निकला है, देखिए ना क्या निकला है इक्वेशन, आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी निकला है, हाँ यही तो निकला है, और बटा कुल संख्या, अरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपके पास, टी, तो टी से भागा दे दीजिए, यही तो है सर एवरेज, इसी को हल करेंगे यहाँ पर, बस हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पर जो लिखे इसको हम यहाँ लिखने वाले हैं और पूरा हल करने वाले हैं, कुछ दम नहीं है सर इसमें, आपको ध्यान से खाली देखना है, कुछ भी नहीं, अगर ये समझ गए तो। लेकिन सर यहाँ पर एक बात और बता रहा हूँ, ये जो समेशन का साइन आप देख रहे हैं ये पुराने ज़माने में यूज हुआ करता था, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होते गया अब हम इस समेशन को छोड़ चुके हैं या कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे यूज करते हैं, तो समेशन का स्थान कौन लिया, तो आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको साकिब सर का याद आना चाहिए, साकिब सर इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं आपको, हाँ तो इंटीग्रेशन का वो पहला लेक्चर आप देखे होंगे, जब वो फर्स्ट लेक्चर आपको देते हैं तो आपको बताए होंगे इंटीग्रेशन मतलब समेशन होता है, सम होता है, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ने वाला कोई भी मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन कहलाता है। इंटीग्रेट करने का मतलब ही होता है ढेर सारे स्मॉल पार्ट्स को जोड़ना। तो भाई यहाँ समेशन को हटाकर साइंटिस्ट लोग इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, अरे इस समेशन को हटा के इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, कुछ हुआ नहीं, बस डेवलपमेंट हुआ। समेशन मतलब भी जोड़ होता है, इंटीग्रेशन मतलब भी जोड़ होता है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई, इसका लोअर लिमिट बोले, इसको अपर लिमिट बोले, याद है आप डेफिनेट इंटीग्रेशन आ चुके होंगे, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, और जो इक्वेशन है इक्वेशन रहने देंगे, आई एम साइन ओमेगा टी, और इसमें डी ओमेगा टी लगा देना है, जिसके रेस्पेक्ट में एक इस अक्ष में जो रहता है उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है, डिवाइडेड बाय टी है तो टी कर दिए, यही तो निकलेगा सर, अरे ध्यान से सुनो, तो यही निकला। अब इससे हम यहाँ फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, आज के बाद फॉर्मूला याद रखना है, आई एवरेज निकालें, क्योंकि करंट अक्ष लगाए हैं हम, कौन सा अक्ष, करंट, इसलिए मैं निकालूंगा आई ए भी जी, क्या निकाल रहा हूं, या इसी को कहते हैं आई डी सी, याद कीजिएगा सर, आज के बाद शॉर्ट फॉर्म एवरेज करंट या एवरेज डीसी करंट। करंट क्यों लिए, वोल्टेज क्यों नहीं लिए, अरे भाई वोल्टेज ले लो, यहाँ पर वीएम हो जाएगा, वीएम साइन ओमेगा टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर वी एवरेज या वी डीसी निकलेगा, ठीक, धीरे धीरे समझिएगा, यहाँ पर वोल्टेज लीजिएगा तो वीएम हो जाएगा, वीएम साइन ओमेगा टी हो जाएगा, वी एवरेज हो जाएगा, वी डीसी हो जाएगा, तो आपकी मर्जी, कोई एक ले लीजिए ना, एक निकलेगा तो दूसरा नहीं निकाल पाइएगा, एकदम निकाल पाइएगा, ठीक है, नहीं निकाल पाइएगा तो फिर क्या बोले आपको हम, ठीक है। अब आइए ये वाला फॉर्मूला से मिटा नहीं रहे, इस फॉर्मूला को देखिए पहले, अरे सर देखिए क्या है, यहाँ से देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज का फॉर्मूला 1/t, ठीक है, 1/t, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, अरे t को, नीचे वाला t को साइड में ले आए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t, टाइम पीरियड का दूरी कितना है, 0 से लेके 2 पाई तक, 2 पाई को क्या बोल रहे t, अरे 2 पाई दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, यही ना है जी, और इतना को क्या तुम बोल रहे हो, टी बोल रहे हो, टी से भागा दे रहे हो, और यहाँ से यहाँ 2 पाई का मतलब टी है, टी टाइम पीरियड तक ही तुम भागा दे रहे हो, तो 0 से लेके टी, 1/t, 0 से लेके टी, आई, ठीक है, डी ओमेगा टी, सर आई क्यों, क्योंकि इसी आई का फॉर्मूला यहाँ बना है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये जो फॉर्मूला हुआ आई इज इक्वल टू आई एम से ओमेगा टी, इसलिए आई डी ओमेगा टी लिखेंगे। यही फॉर्मूला को छोटा रूप में यहाँ दिखाए हैं, अब इसी को इनपुट करके पूरा डिटेल बनाएंगे। अरे 1/t कैसे हुआ, तो t वाला बाहर निकाल दिए इधर, तो 1/t हो गया, 0 से 2 पाई, यहाँ 2 पाई टाइम पीरियड है, चलिए t लगा दिए, आई डी ओमेगा टी, आई को हटा के फिर यही लिखने वाले हैं, यही आने वाला है, आप चिंता नहीं करें, एकदम वही आएगा। चलिए अब कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, ये मिट गया। अब यहाँ के बाद अब कुछ दम नहीं है, क्योंकि इसके बाद मेरा काम नहीं है, इसके बाद हमारे जो सर हैं मैथ्स वाले उनका काम है, और यहाँ के बाद बनाना बच्चा लोग निकाल लेता है आसानी से, मैं बोल रहा हूँ इतना आसानी से निकालता है, क्योंकि इसके बाद इंटीग्रेशन करना कौन नहीं जानता है, इंटीग्रेशन करना हमको थोड़ी सिखाना है, इंटीग्रेशन आप साकिब सर को सिखाना है, साकिब सर से आपसे इंटीग्रेशन सीखें, तो फिर भी मैं कर देता हूँ, मेरा काम यहाँ पर है तो कर रहा हूँ। 1/t का मतलब कितना, 1/2 पाई, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई,
और आई का मान क्या लिखना है बोलिए, आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। कोई दिक्कत? ये आई एम बाहर निकल जाएगा सर, आई एम को बाहर निकाल दीजिए। आई एम बटा 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आप देख रहे होंगे, बहुत लग रहा होगा बहुत अच्छा सर, इजी वे में बनते जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसे बन रहा है। तो आगे बढ़ें, तो यहाँ देखिए आपके पास यहाँ तक आ गया, लेकिन फिर एक इंटीग्रेशन का नियम है, ठीक है। अब हमको 0 से लेके कहाँ तक चलना है, 2 पाई तक। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ नज़र डाले तब पता चला सर सब अलग अलग फोटो है, इतना दूर अलग है, इतना दूर अलग है ना। क्या देखे ना, इतना दूर कुछ गुंबद की तरह है और इतना दूर पूरा मैदान की तरह है। तो एकदम करेक्ट। जब भी इंटीग्रेशन अलग अलग पढ़ाएंगे अभी साकिब सर, एरिया अंडर कर्व आपका एक चैप्टर है, उसमें बताएंगे कि अगर 2 अलग अलग फोटो हो तो और वहाँ से वहाँ तक पूरा इंटीग्रेशन करना हो, यहाँ तक उबड़ खाबड़ है मैंने जो भी फोटो है और यहाँ तक कुछ और है, तो इतना दूर का अलग इंटीग्रेशन, इतना दूर का अलग इंटीग्रेशन करवाएंगे, ठीक। या इधर चतुर्भुज है, इधर त्रिभुज है, बोलेंगे सबका इंटीग्रेशन निकालो, तो पहले चतुर्भुज का अलग निकालेंगे और त्रिभुज का दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ पर भी यही करेंगे सर, यहाँ से यहाँ तक में डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ तक अलग, यहाँ से यहाँ तक अलग करेंगे। तो तोड़िए इसको, देखिए आई एवरेज या इसी को क्या बोलते हैं, आई डी सी बराबर, तोड़िए यहाँ क्या लिखेंगे, आई एम बाई 2 पाई और इसको ऐसे ब्रैकेट घेरिए, तोड़िएगा कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, ठीक है। 0 से लेके पाई तक में लीजिएगा तो ये कर्व ऐसा दिखेगा, यहीं तक ना कर्व है, और कर्व का मान क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, फिर प्लस जोड़िएगा क्योंकि अभी खत्म कहाँ हुआ है, और पाई से लेकर 2 पाई तक, फिर इंटीग्रेशन पाई से लेकर 2 पाई तक। अच्छा बताइए, पाई से लेकर 2 पाई तक कोई करंट फ्लो कर रहा है, करंट का मान यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बताइए तो, करंट का मान 0 होगा जी, करंट इस अक्ष में है, और यहाँ पर करंट का मान यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, ठीक है, 0 डी ओमेगा टी। कुछ भी तो नहीं किया मैंने, देख लीजिए तो, ठीक है। 0 से लेके पाई तक और पाई से 2 पाई तक 0 डी ओमेगा टी मैंने लिखा। अब इसको थोड़ा और सजाइए तो आपके पास क्या मिलेगा, आई ए भी जी, मैंने लिख रहा हूँ आई डी सी, जगह नहीं है इसलिए आप अपने से लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए आई एम बटा में 2 पाई और ये बचा सिर्फ, ये तो 0 हो गया, 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है, तो आई एम बचा, ठीक। आई एम नहीं सर, यहाँ पर आई एम भी नहीं लेना है, साइन ओमेगा टी खाली, देखिए निकाल चुके थे आई एम, 2 बार निकलेगा नहीं, यहाँ लिखेंगे साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है, क्योंकि आई एम बाहर निकल चुका है। अब आइए यही बचा, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लगाएंगे 0 से लेके पाई तक, ठीक है। क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब आइए इसका इंटीग्रेशन करने आपको अच्छा से आता है, साइन थीटा, मान लीजिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता एक्स डी एक्स, अगर ये एक्स होता तो ये भी एक्स होता, तो ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी है। इसका इंटीग्रेशन निकालिए सर, आई एवरेज निकालना होगा, तो आई एम बटा में 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक लिमिट, 0 से लेकर के पाई तक। एक बार अपर लिमिट पुट करना होगा यहाँ पर और एक बार लोअर लिमिट, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होगा, आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम बटा में 2 पाई, इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट घेरेंगे, माइनस, ध्यान से सुनेंगे, कॉस क्या लिखेंगे, पाई, ब्रैकेट घेर दीजिए, धीरे धीरे आराम से ले जा रहा हूँ, फिर माइनस अपर लिमिट माइनस कॉस 0, ब्रैकेट घेर दिए, खत्म हो गया सर। आइए इधर जगह है थोड़ा सा, मैं इधर बना देता हूँ आपको, आई एवरेज, ठीक है, आई एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा, आई एम बटा में 2 पाई, आई एम बटा में 2 पाई। और अच्छा बताइए कॉस पाई का मान क्या होता है, कैलकुलेटर है, हाँ, रेडियन मोड में ले जाइए और कॉस पाई का मान निकालिए, -1 आएगा, क्या आएगा, -1, और इसमें पहले से माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी यहाँ लिखा आएगा 1। अब देखिए ये माइनस है, cos 0 का मान क्या होता है, 1, -1 और माइनस माइनस +1,
अरे समझो इसको अच्छे से, मैथ्स बनाने आता है, कैलकुलेटर भी आपके पास। 1 कितना हो गया, तो आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम इंटू 2 बटा में 2 पाई। तो यहाँ से 2 और 2 कट गया, यानी आई एवरेज का मान निकला आई एम बटा में पाई। ये कैलकुलेट करने आता है सर, यही तो निकालने के लिए आता है, यही है आपका आई एवरेज निकल गया। तो कॉपी में अच्छे से आई एवरेज निकलना चाहिए। मैंने जैसे बनाया बहुत अच्छे से आई एवरेज आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लगभग मैंने बहुत सारे बारीक बातों को यहाँ पर रखा, बहुत छोटी छोटी बातों को बताया, कितना समझे आई डोंट नो। जाते जाते एक शब्द आज मैं बोल रहा हूँ। मेरा जो कोचिंग है जिसमें ढेर सारे टीचर्स अपना अपना इसमें लेक्चर देते हैं, मैं अपने कोचिंग का प्रचार किसी भी तरीके से नहीं करता हूँ। इवन इतना प्रोटोकॉल है कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोचिंग का प्रचार, अपने कोचिंग का प्रचार नहीं करता हूँ, ठीक है। इन्हीं कि अपने कोचिंग का प्रचार का बैनर डाल रहा हूँ, पोस्टर डाल रहा हूँ, ठीक है। ये सब करने से हो सकता है 10 स्टूडेंट उस कोचिंग को देख के मेरे झांसे में आ जाएं, ठीक है। मैं अपने कलम की ताकत पर आपको अपनी ओर बुलाना चाहता हूँ कि हाँ हमारे में कुछ पोटेंशियल है, कुछ नॉलेज मैं दे रहा हूँ, वो नॉलेज आपको मिल रहा है और आप मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है, यदि हमारी पढ़ाई या हम लोगों के टीम की पढ़ाई अच्छी लगती है तो दूसरे स्टूडेंट को कन्वे कीजिए कि हाँ यहाँ पर पढ़ाई अच्छी लगती है, आप पढ़ाई के बलबूते पर, ठीक है। मैं एकदम पढ़ाई के बलबूते पर एस्टैब्लिश्ड होना चाहता हूँ, ये नहीं कि एक कहानी सुनाता हूँ आज, ठीक है। मेरे हो सकता है मेरे द्वारा पढ़ाए गए ढेर सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे जगह जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनका गिनती नहीं है। मैं उसको कोई ढाल नहीं बना रहा हूँ, या मैं कभी उसका फ़ोटो नहीं चिपकाता हूँ अदर कोचिंग की तरह। एक नोटिस बोर्ड में चिपकाया XYZ स्टूडेंट हमारे कोचिंग का स्टूडेंट है और मैंने इसको पढ़ाया है इसीलिए ये डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया। जी नहीं, ये गलत सोच है उन कोचिंग वालों की, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर या इंजीनियर बनाने में सिर्फ उस कोचिंग का योगदान नहीं था, उस पहले क्लास आपको जो LKG UKG में पढ़ा रही टीचर उनका योगदान था। फिर मिडिल स्कूल में गए, उस समय आपके टीचर्स का योगदान था। हाई स्कूल में गए, उस समय के टीचर का योगदान था। फिर जैसे जैसे आप ग्रो होते चले गए, हर एक टीचर ने अपना योगदान दिया। तो आप क्रेडिट कैसे लेंगे, मतलब मैं क्रेडिट कैसे ले लूँ कि उस स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है इसलिए वो इंजीनियर बन गया। दैट्स नहीं, ये गलत है और मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, ना करता भी हूँ। आज तक मैंने किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होने पर मैं उनको सामने नहीं रखता हूँ, ठीक है। तो ये गलत चीज़ें हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरी हम लोगों की पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप दूसरे स्टूडेंट को कन्वे कीजिए और इसी से मेरे स्टूडेंट्स आपके साथ आएंगे और बढ़ेगा, ठीक है। और बस इतना ही करना और कुछ भी नहीं करना, कुछ आपसे मांग नहीं रहा हूँ, ठीक है। बस इतना, अब बाकी आप नोट कीजिए अच्छे से। इतना ही लेक्चर रहेगा। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि स्लो प्रोसेस में मैंने समझाया, ठीक है। सॉरी इसके लिए, नेक्स्ट लेक्चर छोटा होगा। चलिए अगला लेक्चर में हम लोग RMS वैल्यू या AC वैल्यू को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।